हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टेप अप एजुकेटर। हमने लास्ट टाइम डाइजेशन कंप्लीट किया था। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक टॉपिक रह गया था जिसका नाम था एब्जॉर्प्शन। तो आज हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। Absorption is a process by which nutrients pass from alimentary canal into the blood and lymph through its mucous membrane. Absorption कहते हैं कि ये वो प्रोसेस होता है जिससे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल से ब्लड और लिम्फ में जाते हैं थ्रू इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब्ड होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है अमाइनो एसिड्स, मोनोसेक्राइड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, साल्ट्स, विटामिन्स एंड वाटर आर टू बी एब्जॉर्ब्ड। ये सब वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब्ड होते हैं। अब एब्जॉर्प्शन होती कहाँ पे है, इसकी साइट क्या है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है। अब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाके एब्जॉर्ब होते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे स्टोमक में होते हैं, कुछ इंटेस्टाइन्स के पार्ट में होते हैं। कहते हैं कि वाटर, साल्ट, अल्कोहल, सम ड्रग्स लाइक एस्पिरिन एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ शुगर आर एब्जॉर्ब्ड इन स्टोमक। ये कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें वाटर, साल्ट, अल्कोहल और कुछ ड्रग्स जैसे एस्पिरिन हो गया, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के स्टोमक पार्ट में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर एंड प्रोडक्ट ऑफ H2O मतलब वाटर एंड प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल डाइजेशन आर एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। कहते हैं कि वाटर और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं बैक्टीरियल डाइजेशन के वो एब्जॉर्ब होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में। एब्जॉर्प्शन मैनली अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो वहाँ पे होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गए, ये कहाँ पे होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब विलाई जो होती है वो सबमर्ज करती है न्यूट्रिएंट्स के साथ। अब हम आपको बता दें कि जो फंक्शनल यूनिट है जो डाइजेस्टिव फूड की एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होती है तो वो हमारी आती है विलाइज। एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और जो हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होती है, अलग अलग और न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, ये तो हमने मेन देख लिए कि किस किस के कहाँ पे हो रही है। Absorption occur by simple diffusion, osmosis, facilitated diffusion and active transport. Nutrients passed from wall of villi and then joined with blood and also passed from wall of वेसल। कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो पास होते हैं विलाई की वॉल से और वो ज्वाइन करते हैं ब्लड के साथ एंड देन वो उस वेसल से भी क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। The transfer of nutrients from space of intestine or from villi into blood is called absorption of nutrients. यही जो nutrients की ट्रांसफ़र हो रहे हैं, nutrients एक इंटेस्टाइन के स्पेस या फिर विलाई से वो ब्लड में जा रहे हैं, इसी को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये विलाई का स्ट्रक्चर है, इसके पास माइक्रो विलाईज आते हैं। मान लो ये वॉल है, इसके अंदर विलाई है और जैसे ही इस विलाई से ब्लड में पास होते हैं तो इसी को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, अ ब्रांच ऑफ आर्टरी विल सप्लाई ब्लड इनटू विलाई। कहते हैं कि एक आर्टरी की ब्रांच आती है जो क्या करती है, ये आपको दिख रही है, आर्टरी की एक ब्रांच है जो क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है विलाई को। द ब्रांच ऑफ लिम्फ वेसल आर कॉल्ड लेसिटल। ये देखो आप, ये जो लिम्फ वेसल दिखाई दे रही है इसको कहते हैं लेसिटल। न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट कैम इनटू सेल्स ऑफ एपिथेलियल लेयर्स। कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले कहाँ आते हैं, एपिथेलियल लेयर्स में, देन उसके बाद एंड फ्रॉम हियर दे पास्ड टू ब्लड। अब मैं आपको बताती हूँ इसके डायग्राम। देखो ये एपिथेलियल लेयर है, सबसे पहले ये जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो एपिथेलियल लेयर में आते हैं और वहाँ से वो पास होके ब्लड में चले जाते हैं। दीज में गोज इनटू ब्लड ऑफ आर्टरी और ब्लड ऑफ वेन्स। कहते हैं कि वो आर्टरी की ब्लड वेसल में भी चले जा सकते हैं और वेन्स में भी। आर्टरीज ब्लड चेंज्ड इनटू वेन्स ब्लड। अब क्या होता है कि जो आर्टरीज का जो ब्लड होता है वो किस में चेंज हो जाता है, वेन्स के ब्लड में। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ डन बाय। कहते हैं कि जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन होती है वो दो प्रोसेस से हो सकती है, एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड द सेकंड वन इज़ पैसिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है और पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, पहले हम इसको ही कवर करेंगे। सबसे पहले पैसिव एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स गेट एब्जॉर्ब्ड ऑफ इट्स ओन विदाउट यूजिंग एनर्जी और एटीपी।
एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहते हैं कि पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो खुद ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं बिना किसी एनर्जी के या फिर बिना किसी एटीपी मॉलिक्यूल से। दे मूव फ्रॉम वेयर दे आर मोर टू वेयर देयर आर लेस। कहते हैं कि ये कैसे मूव करते हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी जगह पे अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ से वो बोलेंगे कि कम करके उस जगह पे भेजा जाए जहाँ पे कम है, मतलब वो एक मेंटेन करके ही रखते हैं कि दे मूव फ्रॉम वेयर दे आर मोर और वेयर दे आर लेस। नेक्स्ट इज अब पैसिव एब्जॉर्प्शन भी जो है ये एक सिंपल डिफ्यूज़न से भी हो सकती है एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से भी हो सकती है। सिंपल डिफ्यूज़न का मतलब हुआ जहाँ ज़्यादा है, ज़्यादा से वो कम वाले जगह पे चले जाना, मोर टू लेस प्लेस पे जाना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न होती है दे आल्सो मूव विदाउट यूजिंग एनर्जी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में भी यही होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मूव करते हैं बिना किसी एनर्जी को यूज़ किए, बट दे यूज्ड कैरियर टू क्रॉस माइक्रोविलाई एंड पास टू सेल। अब क्या है, इनको कोई एनर्जी नहीं चाहिए मूव करने के लिए, बट इनको एक कैरियर की ज़रूरत पड़ती है जो इनको माइक्रोविलाई को क्रॉस करवाने में हेल्प करता है और वो सेल्स में पास हो जाते हैं। सो दीज also known as carrier molecules because carrier used here। कहते हैं कि इसकी वजह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से जो एब्जॉर्प्शन हो रही है न्यूट्रिएंट्स की वो उसको बोलते हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसमें कैरियर की ज़रूरत पड़ती है उसको माइक्रोविलाई को पास करवाने के लिए। ओनली वन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय कैरियर्स। कहते हैं कि कैरियर्स की हेल्प से एक ही न्यूट्रिएंट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, दैट इज़ फ्रक्टोज। नेक्स्ट इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन पैसिव का अपोजिट लेके चलो। पैसिव एब्जॉर्प्शन में हम एनर्जी यूज़ नहीं होती थी, बट इसमें एटीपी और एनर्जी क्या होगी, यूज़ होगी। इट टेक प्लेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस। कहते हैं कि जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन का केस आता है तो ये अगेंस्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, इसकी वजह से इसको क्या चाहिए होती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। द वाटर इन सॉल्युबल मॉलिक्यूल इज़ नॉट एब्जॉर्ब, इट ओनली एब्जॉर्ब H2O सॉल्युबल। कहते हैं कि जो H2O का इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, बट जो सॉल्युबल वाटर मॉलिक्यूल होता है वो एब्जॉर्ब होता है। अब ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एंड नॉट एब्जॉर्ब। कहते हैं कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन जो है ये वाटर की इनसॉल्युबल फॉर्म है और ये एब्जॉर्ब नहीं होती है। अब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स जो हैं ये क्या हैं कि ये ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली नहीं पहुंचते, ये पहले किसके साथ मिक्स होते हैं, बाइल साल्ट के साथ होते हैं। बाय दिस होल मिक्सचर इज़ वाटर सॉल्युबल, दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड मिसलेस। क्या होता है, कहते हैं कि जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हैं ये डायरेक्टली क्या है, ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंचते, ये सबसे पहले मिक्स होते हैं बाइल साल्ट के साथ, और उसके बाद ये जो होल मिक्सचर होता है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और बाइल साल्ट का, इसको कहते हैं वाटर सॉल्युबल और इसको हम मिसली कहते हैं। नाउ दीज मिसली कम थ्रू सेल्स ऑफ एपिथेलियल लेयर। अब फिर क्या होता है, ये जो मिसली हैं ये एपिथेलियल लेयर की हेल्प से सेल्स में आ जाते हैं। दे सेपरेट द मिसली फ्रॉम बाइल सॉल्ट, और वहाँ पे एपिथेलियल की जो लेयर होती है वहाँ पे क्या होता है कि जो मिसली है वो बाइल साल्ट से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। द बाइल साल्ट टेकन बाय ब्लड टू लीवर एंड इट बिकम रिसाइकल। अब क्या होता है कि जो बाइल साल्ट है उसको ब्लड के थ्रू वो वापस लीवर में चला जाता है, लीवर पे जाके वो रिसाइकल अगेन हो जाता है। द रिमेनिंग ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड रीजॉइन टू फॉर्म लिपिड मॉलिक्यूल। कहते हैं अब जो बचे हुआ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है वो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, लिपिड के मॉलिक्यूल्स। नाउ एवरी लिपिड मॉलिक्यूल्स कवर्ड बाय प्रोटीन एंड दिस लिपिड मॉलिक्यूल्स आर नोन एज काइलोमाइक्रॉन्स। कहते हैं कि अब क्या होता है कि जितने भी लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोटीन्स के साथ क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, और उस लिपिड मॉलिक्यूल को कहा जाता है क्लायोमाइक्रॉन्स। क्लायोमाइक्रॉन्स गेट डिफ्यूज इनटू लिम्फ वेसल। कहते हैं अब क्लायोमाइक्रॉन्स क्या करते हैं, वो लिम्फ वेसल में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। दे आर नॉट गोज टू ब्लड वेसल बिकॉज बिग इन साइज। अब ये ब्लड वेसल में नहीं जाते क्योंकि इनका जो लेसिटल का जो साइज़ होता है, जो लिम्फ वेसल्स के डिफ्यूज़ होते हैं तो उस टाइम पे उनका साइज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। एवरी लिम्फ वेसल ओपन्स इनटू वेन्स। अब हर लिम्फ वेसल जो है वो वेन्स में ओपन होती है। एंड नाउ काइलोमाइक्रॉन्स कम
विद लिम्फ वेसल एंड जॉइंट विद ब्लड ऑफ वेन। अब क्या होता है कि जो ग्लायोमाइक्रॉन्स है वो लिम्फ वेसल्स के साथ आता है और ज्वाइन करता है ब्लड ऑफ वेन के साथ। रेस्ट ऑल एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड डायरेक्टली, और जो बचे हुए जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आज इस टॉपिक में तो हम इतना ही रखेंगे। आज हमने कवर किया है एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कौन कौन से एब्जॉर्प्शन के कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन किस किस साइट पे होती है। उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन है विलाई के बारे में हमने थोड़ा कवर कर लिया। फिर जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट की वो दो प्रोसेस से होती है, जिसमें एक एक्टिव एब्जॉर्प्शन एक पैसिव एब्जॉर्प्शन को हमने कवर कर लिया। अब किस में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, किस में नहीं पड़ती है। अगर एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो क्यों पड़ती है, क्योंकि वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। अब ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में जो मेन पॉइंट्स हैं। अब हम कल इसी टॉपिक में एक लेक्चर हमारा रह जाएगा इसमें एब्जॉर्प्शन में, वो हम कल कवर कर लेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है एब्जॉर्प्शन में। और इसका मेन एक यही है, एक टॉपिक ही है, वो 2 और 3 मिनट्स में ही हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।